Hello, my dear friends. You are welcome to my channel, The Dynamic Classes. This is the seventh part of the series, a dynamic series on research methodology. Today, we shall discuss about the various approaches to literature in thesis writing. तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को आज के विचार के साथ। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। अप्रोचेज टू लिटरेचर। There are so many approaches to literature in thesis writing. The author of a research work must have to keep them in mind. If he does not take attention on these approaches, he will get some unprotection during his research work. So, let's discuss about these approaches. Approaches to literature में सबसे पहले बात आती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में हमने पहले भी बहुत बार सुन रखा है, बहुत बार हम बात कर चुके हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर आप किसी एक वर्क के ऊपर अच्छे ढंग से रिसर्च करते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स को आप निकालते हैं, उनको अपने रिसर्च वर्क के लिए प्रयोग उनको करते हो। द रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्रपोजल्स डिसर्टेशन और थीसिस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी सब यूनर है। यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर किसी भी प्रपोजल के लिए, डिसर्टेशन के लिए या थीसिस के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिना रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आप कभी भी अपने रिसर्च को पूरा नहीं कर सकते हो। लिटरेचर रिव्यू के दौरान ऑथर को अपने दिमाग को बहुत ही टेंटेटिव और रिसर्च एरिया में केंद्रित रखना होता है। ऑथर को इस एक्ट के दौरान वेरियस अप्रोचेज के बारे में बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है। ऐसी कई अजम्पशंस और अप्रोचेज हैं जिनसे ऑथर को एक बड़ी समस्या का पता लगाने और उसे रिसर्च के आगामी अभ्यास के बारे में एक विचार देने में मदद मिलती है। एक बार थीसिस स्टेटमेंट के बाद स्कॉलर थीसिस राइटिंग में अपने पर्पज़ के बारे में अपनी ओर से स्पष्ट विचार बता देता है। अगली महत्वपूर्ण प्रॉब्लम होती है रीडर्स को अपने इंटेंशन को समझाने की, उनको अपने उद्देश्य से अवगत कराने की। अपने डॉक्टरल थीसिस या डिसर्टेशन पर काम कर रहे एक रिसर्च स्टूडेंट के मामले में उनको अपने दर्शकों को सिखाना होता है और समझाना होता है, अपने दर्शकों को बताना होता है कि आप किस विचार के ऊपर अपनी थीसिस लिख रहे हैं, किसके ऊपर आप अपना रिसर्च पूरा कर रहे हैं। आपको अपने दर्शकों को वो चीज़ें समझानी होती हैं। स्कॉलर को एक ऐसा रिसर्च तैयार करना होता है जो सब्जेक्ट एरिया के न्यूनतम प्रश्नों का उत्तर हो। यानी जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आप अपना रिसर्च कर रहे हैं, उसके अंदर नए नए क्वेश्चंस जो हैं, नई नई अप्रोचेज जो उस सब्जेक्ट एरिया में आई हुई हैं, उनके बारे में आपको अपने रीडर्स तक बातों को लेके जाना होता है। थीसिस सब्जेक्ट के बारे में उसे वर्तमान समय पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में उसको सब्जेक्ट को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वह उन सवालों के जवाब देता है जो उसके दर्शक के लिए सबसे नए हैं। वास्तव में वह लिटरेचर की प्रोग्रेस का पालन करता है और उसके ऑडियंस के बारे में सावधान रहते हैं। तो रिसर्च की टर्म्स का परिचय देना होगा और भागों को उनके पूरे थीसिस के बीच संबंधों की इलस्ट्रेशन करनी होगी। उसके बाद बात आती है क्लैरिफिकेशन ऑफ जनरल मटेरियल। जब आप कोई रिसर्च लिखते हैं तो आपको जनरल मटेरियल, आप क्या क्या चीज़ें प्रयोग करने वाले हैं, किन किन चीज़ों के बारे में आप अपने इस रिसर्च के दौरान प्रयोग करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लैरिफिकेशन ऑफ जनरल मटेरियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अप्रोचेज टू लिटरेचर। ये लिटरेचर की अप्रोचेज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है। सामान्य सामग्री का स्पष्टीकरण साहित्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भागों में से एक है। क्लैरिफिकेशन गिव्स ए न्यू डायमेंशन टू रिसर्च प्रपोजल बाय एडिंग सम फैक्ट दैट आर सर्च्ड बाय द स्कॉलर। स्पष्टीकरण विद्वानों द्वारा खोजे गए कुछ तथ्यों को छोड़कर शोध प्रस्ताव को एक नया आयाम देता है। रीडर के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर क्लैरिफिकेशन आवश्यक होती है। द मेन पर्पज ऑफ द क्लैरिफिकेशन इज टू प्रोवाइड वेरी ट्रू एंड कंक्रीट नॉलेज ऑफ द लिटरेचर। मतलब क्या हुआ, स्पष्टीकरण का मुख्य उद्देश्य साहित्य का बहुत ही सच्चा और ठोस ज्ञान प्राप्त करना होता है, यानी प्रदान करना होता है। जो रिसर्चर होता है ठोस ज्ञान और सच्चा ज्ञान क्लैरिफिकेशन उसको वो लेके आता है, मतलब सही ढंग से अपने सारी चीज़ों को स्पष्ट सबके सामने करके वो लेके आता है और रीडर्स को अच्छे ढंग से समझाने के लिए अच्छा और ठोस ज्ञान प्रदान करता है।
कुछ ऐसे शब्द रीडर के लिए हो सकते हैं आपके लिटरेचर के अंदर, आपके थीसिस के अंदर, जो रीडर के लिए परिचित हों। यानी कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने रिसर्च के दौरान यूज कर सकते हैं जो रीडर को पता हो, जिसके बारे में रीडर को पता हो। तो ऐसी चीज़ों को शो करने के लिए, ऐसी चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए, इन चीज़ों को स्पेसिफाई करने के लिए आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स आपको देनी चाहिए। पर्याप्त एग्जांपल्स के साथ आपको स्पष्ट करना होगा कि आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्यों इलस्ट्रेट कर रहे हो, किस प्रकार से इन चीज़ों की आपके रिसर्च के अंदर इम्पोर्टेंस है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। सभी डाउट्स का उत्तर दिया जाना चाहिए और विवरण के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए। मतलब आप जो भी डाउट्स होते हैं आपके रिसर्च वर्क के दौरान, उनको आपको क्लियर करना चाहिए। आपके रीडर को वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद बात आती है जो थर्ड अप्रोच है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट एज अ होल। मतलब आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने पूरे टेक्स्ट को एक बनाकर सबके सामने प्रेजेंट करें। देयर आर सेवरल टूल्स अवेलेबल टू द स्कॉलर लाइक इंटरप्रिटेशंस, एनालिसिस, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, कंपेरिजन, एनालॉजी एंड the cause and effect technique from which he can select those that are applicable to presentation। अब क्या होता है, व्याख्या है, विश्लेषण है, सारांश है, वर्गीकरण है, परिभाषा, तुलना, सादृश्य और कारण और प्रभाव। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्कॉलर के लिए कई उपकरण उपलब्ध करवाती हैं। इंटरप्रिटेशन को शो करने के लिए उनको इन सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से मेंटेन करना होता है, चाहे उसको समरी हो, एनालिजन हो, क्लासिफिकेशन हो, कंपैरिजन हो, एनालॉजी हो, सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से उसको मेंटेन करके चलना होता है ताकि अच्छे से उसके सार को वो पूरा कर पाए। इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट एज ए होल इज़ एन इम्पोर्टेंट वर्क फॉर द स्कॉलर। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्कॉलर के लिए। टेक्स्ट की व्याख्या किए बिना स्कॉलर अपने पर्सन्स को अपने रीडर्स के सामने नहीं रख सकता है, उनको अच्छे से समझा नहीं सकता है और समस्या का समाधान करना चाहता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसको सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए और अच्छे ढंग से उनको वो मेंटेन करने में भी सफल होना चाहिए। इस तरह से इंटरप्रोटेक्टिव प्रयासों में स्कॉलर रीडर की तभी मदद करते हैं जब वे उसे टेक्स्ट के करीब ले जाते हैं। नंबर 4 पर जो अप्रोच आती है वो आती है एनालिसिस। एनालिसिस इज़ अनदर अप्रोच टू लिटरेरी स्टडी। इट इज़ द डिवीजन ऑफ द होल इनटू वेरियस पार्ट्स एंड रिजेंबलिंग देम, एक्सप्लेनिंग हाउ दे फॉर्म द होल। एनालिसिस जो होती है लिटरेचर स्टडी के लिए, लिटरेरी स्टडी के लिए एक और अप्रोच है, संपूर्ण को विभिन्न भागों में विभाजित करती है। ये मतलब आपकी जो थीसिस है उसको डिवाइड करने में एनालिसिस काम करती है, उसको अलग अलग भागों में बांटकर उसको इलेबोरेट करने में आपकी मदद करती है। लेकिन एनालिसिस आपको जोड़ते भी है, आपके सारे पूरे वर्क को जोड़ने का भी ये काम करती है, क्योंकि ये विभाग अलग अलग भागों में बांटने के बाद आपको आपके वर्क को एक बनाने में भी मदद करती है। एनालिसिस के लिए क्लैरिफिकेशन देते समय स्कॉलर को अपने थीसिस के उद्देश्य को लगातार याद रखना पड़ता है। जब वो एनालिसिस करता है किसी अपने थीसिस की तो उसको हमेशा याद रखना होता है कि मुख्य उसका जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर रहना होता है, किस चीज़ के ऊपर रखना होगा। कभी कभी रिसर्च स्कॉलर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का अध्ययन करता है। ऐसी सिचुएशन में उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विश्लेषण और स्पष्टीकरण के समान सिद्धांतों को लगातार अपनाए। इससे रीडर को प्रत्येक तथ्य की विशेषताओं की आसानी से जांच करने में मदद मिलेगी और विवरण की उचित व्यवस्था बहुत आवश्यक होती है, इस चीज़ की भी मदद उसको मिलेगी। इन कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, वस्तु को इन वस्तुओं के कंपेरेबल एस्पेक्ट्स पर विचार करने की आवश्यकता है। जो कंपैरिजन होती है अप्रोचेस के अंदर, जब हम एनालिसिस करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ, हम किस प्रकार से अपने रिसर्च वर्क को कंपेयर कर रहे हैं, किस प्रकार से ये दूसरे रिसर्च से कॉन्ट्रास्ट में है, उन सारी चीज़ों का विश्लेषण आप अपने रिसर्च वर्क के दौरान बताते हैं ताकि आपको रीडर को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ पाए। एनालॉजी, फिफ्थ जो आपकी अप्रोच है वो एनालॉजी यानी सादृश्यता, कंपैरिजन और कंट्रास्ट की टेक्निक का उपयोग करने का एक दिलचस्प तरीका है। यानी जब आप कंपेयर करते हैं किसी रिसर्च वर्क को और या फिर आप किसी रिसर्च वर्क के कंट्रास्ट में कोई चीज़ प्रयोग करते हैं तो ये एक टेक्निक हो सकती है जिसके अंदर आप अपरिचित विचारों को भी इसके अंदर लेके आ सकते हो, नई चीज़ों को भी आप सामने लेके आ सकते हो। थीसिस डेवलपमेंट में प्रयुक्त एक अन्य विधि कोजेज और इफ़ेक्ट्स की एनालिसिस होती है। यानी जो कोजेज और इफ़ेक्ट्स हैं, जो कारण हैं
और जो प्रभाव है उनका एनालिसिस करने के बाद आप एनालॉजी का प्रयोग करके नई अपनी धारणाएं उस रिसर्च वर्क के रिगार्डिंग लेके आ सकते हो। नंबर 6 पर जो रिसर्च के अंदर अप्रोच आती है वो आती है ओवर सिंप्लीफिकेशन एंड ओवर कॉम्प्लिकेशन। बहुत बार क्या होता है, हम हमारी रिसर्च थीसिस के अंदर, हमारे रिसर्च वर्क के अंदर आसान से आसान भाषा का हम प्रयोग कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। और ओवर कॉम्प्लिकेशन, कई बार हम अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, वो भी एक प्रकार की थीसिस के अंदर दोष है, फॉल्ट वो होता है। उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वह ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो उसके रीडर्स को पसंद आए। अगर भाषा दिलचस्प है और बिंदु तक हम बहुत प्रशंसा प्राप्त करेंगे और लोकप्रियता में आएंगे। मतलब जब हम अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो रिसर्च वर्क है उसकी प्रशंसा भी होती है, और हमारे जो रीडर्स हैं और हमारे जो सुपरवाइजर हैं और जो कमेटी है वो अच्छे ढंग से हमारी चीज़ों को समझ पाएगी और अच्छे से उसकी प्रशंसा भी कर पाएंगे। लेखन कार्य से कुछ तथ्यों और संकुचन के लिए शक्ति सरलीकरण जिम्मेदार है। यानी जब हम इन चीज़ों को प्रयोग करते हैं, लेखन की जो चीज़ें हैं, जो राइटिंग की जो चीज़ें हैं, उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है जो ओवर सिंप्लीफिकेशन है। सरलीकरण तो होना चाहिए लेकिन ओवर सिंप्लीफिकेशन गलत होता है। ओवर सिंप्लीफिकेशन रीडर्स को कंफ्यूज भी कर सकता है, और यह आपके उद्देश्य और आपके अच्छे ढंग से स्पष्ट करने की जो चाह है, जो इच्छा है, उसको ये ख़त्म कर सकता है। अगर हम हमारे रिसर्च वर्क के अंदर इन 6 अप्रोचेज को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे, तो संभवतः हमारी जो रिसर्च होगी वो अच्छे ढंग से पूरी होगी और हमारा रिसर्च वर्क अच्छे ढंग से मेंटेन हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप रिसर्च वर्क जल्दी से पूरा करें। थैंक यू सो मच।